नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप पैसों की चिंता से आजाद हो जाएं, अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य दे सकें, तो यह किताब आपके लिए है। इस किताब का नाम है मास्टरिंग पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स 20 स्टेप्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और हाँ, अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम सब पैसों के लिए मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन एक सवाल सोचिए, क्या सिर्फ पैसे कमाना ही काफी है? जवाब है नहीं। क्योंकि अगर हम सिर्फ पैसे कमाते हैं और उसे सही तरीके से संभालना और निवेश करना नहीं सीखते, तो वह पैसा धीरे धीरे खर्चों में खत्म हो जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जिंदगी भर काम करते हैं, लेकिन कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर पाते। इस किताब में 20 स्टेप्स बताए गए हैं जो आपको एक एक करके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाते हैं। ये स्टेप्स बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और हर किसी की जिंदगी में लागू किए जा सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हों, नौकरी पेशा हों या फिर बिजनेसमैन। स्टेप 1, माइंडसेट बदलो। पैसों को सही नजरिए से देखो दोस्तों। इस किताब का सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप है माइंडसेट बदलना। ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हैं। जैसे ही तनख्वाह आती है, वे ईएमआई, बिजली पानी के बिल, शॉपिंग और घूमने फिरने में पैसा खर्च कर देते हैं। महीने का आखिर आते आते जेब खाली हो जाती है। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं, वे पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं मानते। वे पैसे को एक बीज मानते हैं। जैसे एक बीज को मिट्टी में डालकर आप एक पौधा और फिर बड़ा पेड़ बनाते हैं, वैसे ही पैसे को सही जगह लगाकर आप उसे कई गुना बढ़ा सकते हैं। यहाँ एक कहानी है। राम और श्याम दोनों दोस्त हैं। दोनों की नौकरी है और दोनों 40,000 महीने कमाते हैं। राम जैसे ही तनख्वाह पाता है, नया फोन ले लेता है, घूमने चला जाता है, दोस्तों को पार्टी देता है। महीने का आखिर आते आते उसकी जेब खाली हो जाती है। श्याम थोड़ा अलग है। वह अपनी सैलरी का 30% सेविंग और निवेश में डाल देता है, बाकी पैसों से खर्च करता है। सालों तक यही करता रहता है। 10 साल बाद क्या होता है? राम के पास महंगे फोन और यादें हैं, लेकिन बैंक बैलेंस शून्य है। श्याम के पास लाखों का फंड और निवेश है। फर्क कहाँ था? कमाई दोनों की बराबर थी, लेकिन सोच अलग थी। किताब कहती है कि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो आपको पैसों को खर्च करने की चीज नहीं बल्कि बढ़ाने का साधन मानना होगा। स्टेप 2, फाइनेंशियल गोल्स बनाओ। पैसों को दिशा दो। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। दोस्तों, जिंदगी में बिना लक्ष्य के कोई भी सफर पूरा नहीं हो सकता। सोचिए, अगर आप ट्रेन में बैठते हैं और आपको ये ही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो क्या आप कभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह पैसों के लिए भी हमें गोल्स बनाने पड़ते हैं। इस किताब में कहा गया है कि फाइनेंशियल गोल्स 3 तरह के होने चाहिए। पहला, शॉर्ट टर्म गोल्स, 1-2 साल के, जैसे कि 1 साल में 50,000 की इमरजेंसी सेविंग बनाना, क्रेडिट कार्ड का कर्ज उतारना या फिर नया लैपटॉप खरीदना। दूसरा, मिड टर्म गोल्स 3-5 साल के, जैसे 5 साल में घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना, कार खरीदना या फिर बिजनेस शुरू करना। तीसरा, लॉन्ग टर्म गोल्स 10-20 साल के, जैसे बच्चों की पढ़ाई और शादी का फंड, रिटायरमेंट के लिए करोड़ों का कॉर्पस या फिर अपने सपनों का घर। जब आपके पास गोल्स होते हैं तो आपका पैसा बेवजह खर्च होने के बजाय मंजिल की ओर बढ़ता है। यहाँ एक उदाहरण, सीमा और रीना दोनों टीचर हैं। दोनों 30,000 महीने कमाती हैं। सीमा के पास कोई गोल नहीं है। वह हर महीने खर्च करती है, कभी थोड़ी बहुत सेविंग कर लेती है, फिर निकाल लेती है। रीना ने अपने लिए गोल बना रखे हैं। 2 साल में स्कूटी लेनी है, 5 साल में अपने घर का डाउन पेमेंट जमा करना है और 20 साल बाद आरामदायक रिटायरमेंट चाहिए। 10 साल बाद नतीजा, सीमा अब भी किराए के घर में रह रही है, पैसे को लेकर परेशान है। रीना अपने घर में रहती है, गाड़ी है और उसका रिटायरमेंट फंड भी बन रहा है। फर्क कहाँ है? रीना ने अपने पैसे को दिशा दी, सीमा ने नहीं। किताब कहती है,
ए गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, यानी बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाहिश है। स्टेप 3, खर्चों पर कंट्रोल, अमीर और गरीब की असली पहचान। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सबसे पहला और आसान तरीका है खर्चों पर कंट्रोल करना। किताब में लिखा है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स में होता है। सोचिए, गरीब आदमी जैसे ही पैसे पाता है तुरंत खर्च कर देता है। मध्यम वर्ग थोड़ा बचाता है, लेकिन ज्यादातर खर्च ही कर देता है। और अमीर आदमी कमाता है, पहले बचाता और निवेश करता है, और फिर जो बचता है वही खर्च करता है। यही असली फर्क है। यहाँ एक छोटा सा किस्सा है। अजय और विजय दोनों दोस्त हैं। दोनों 25,000 महीने कमाते हैं। अजय हर महीने 20,000 खर्च कर देता है, 5,000 बचाता है। विजय 10,000 खर्च करता है, 10,000 सेविंग करता है और 5,000 निवेश करता है। 20 साल बाद अजय की सेविंग 12 लाख है। विजय की सेविंग और निवेश मिलाकर 50 लाख से भी ज्यादा है। फर्क कहाँ था? दोनों की कमाई बराबर थी, लेकिन खर्चों की आदत अलग थी। किताब कहती है, अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलते तो आपकी जेब कभी नहीं बदलेगी। खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए हर महीने का बजट बनाइए। अननेसेसरी खर्च जैसे बाहर की कॉफी, महंगे कपड़े, बेकार की शॉपिंग को कम कीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम 20-30% सेविंग जरूर हो। दोस्तों, आज हमने इस किताब के पहले 3 स्टेप्स देखे। पहला, माइंडसेट बदलना, पैसों को सही नजरिए से देखना। दूसरा, फाइनेंशियल गोल्स बनाना, पैसों को दिशा देना। तीसरा, खर्चों पर कंट्रोल करना। अमीर और गरीब की असली पहचान यही है। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड, मुश्किल वक्त का सहारा। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने से पहले हमें अपनी नींव मजबूत करनी होगी। सोचिए, अगर कोई इमारत बिना मजबूत नींव के बनाई जाए तो क्या होगा? जरा सा झटका लगा और पूरी इमारत गिर जाएगी। पैसों के मामले में भी यही होता है। अगर आपके पास इमरजेंसी के समय पैसे नहीं हैं, तो आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान बिगड़ सकता है। इमरजेंसी फंड का मतलब है आपके पास ऐसा पैसा रिजर्व में होना चाहिए जिसे आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। जिंदगी में अचानक मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूट जाना या किसी और तरह का आर्थिक संकट आ सकता है। ऐसे समय में यही इमरजेंसी फंड आपके काम आता है। मान लीजिए आपकी मंथली एक्सपेंस यानी महीने का खर्चा 30,000 रुपये है। अब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको कम से कम 6 महीनों का खर्चा अलग से इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। इसका मतलब हुआ 30,000 को 6 से गुणा कीजिए। 30,000 गुना 6 1,80,000 रुपये। यानी अगर आपका हर महीने का खर्च 30,000 रुपये है तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए लगभग 1,80,000 रुपये। इस इमरजेंसी फंड को आपको ऐसे अकाउंट या इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए जहां से ये पैसा तुरंत निकाला जा सके, जैसे सेविंग अकाउंट, फ्लेक्सी एफडी या लिक्विड म्यूचुअल फंड। ध्यान रहे, इस पैसे को कभी भी रोजमर्रा के खर्च या इन्वेस्टमेंट्स में इस्तेमाल ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। अगर आपके पास ये फंड मौजूद है तो अचानक आने वाले आर्थिक संकट भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला नहीं पाएंगे। इसे ऐसे समझो कि राजेश और सुरेश दोनों दोस्त हैं। राजेश ने इमरजेंसी फंड बना रखा है, जबकि सुरेश ने नहीं। एक दिन अचानक दोनों की कंपनी बंद हो जाती है। सुरेश परेशान हो जाता है, ईएमआई का बोझ, बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया। राजेश आराम से नई नौकरी ढूंढने में समय लगाता है, क्योंकि उसके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है। फर्क कहाँ था? राजेश ने तैयारी कर रखी थी, सुरेश ने नहीं। किताब कहती है, इमरजेंसी फंड आपके लिए फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। बिना सीट बेल्ट कार चलाना खतरनाक है, और बिना इमरजेंसी फंड जिंदगी जीना भी उतना ही खतरनाक। स्टेप 5, निवेश की शुरुआत। पैसों को आपके लिए काम पर लगाइए। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पर, इन्वेस्टिंग यानी निवेश। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता निवेश से होकर ही जाता है। याद रखिए, सिर्फ मेहनत करके आप अमीर नहीं बन सकते। आपके पैसों को भी मेहनत करनी होगी। किताब में लिखा है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। यानी अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते,
बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अब सवाल है, निवेश क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप सिर्फ सेविंग करते रहेंगे तो आपका पैसा इन्फ्लेशन के आगे हार जाएगा। मान लीजिए आज आपके पास 10,000 हैं और आप उसे बैंक में ऐसे ही रखते हैं। 10 साल बाद महंगाई बढ़ेगी और वही 10,000 का मूल्य सिर्फ 5,000 जितना रह जाएगा। लेकिन अगर वही पैसा आप निवेश करते हैं तो वह बढ़ेगा और महंगाई को मात देगा। निवेश शुरू करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स किताब में बताए गए हैं। पहला, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा। अगर आप 25 साल की उम्र में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करते हैं और हर महीने सिर्फ 5,000 डालते हैं तो 60 साल की उम्र तक आपके पास लगभग Rs3 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं, 12% औसत रिटर्न मानकर। लेकिन अगर वही काम आप 35 साल की उम्र में शुरू करेंगे तो आपके पास सिर्फ Rs1 करोड़ के आसपास होगा, यानी 10 साल देरी करने से आपको लगभग 2 करोड़ का नुकसान। दूसरी, रेगुलरिटी सबसे जरूरी है। जैसे जिम जाने में कंटिन्यूटी चाहिए, वैसे ही निवेश में भी। महीने महीने निवेश करते रहिए, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। तीसरा, डिसिप्लिन बनाए रखिए। लोग अक्सर मार्केट गिरते ही डर जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन अमीर वही बनता है जो गिरावट में भी निवेश जारी रखता है। एक उदाहरण, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था। उन्होंने कहा था, "The earlier you start, the better." स्टेप 6, सही निवेश साधन चुनना। कहाँ लगाएं पैसा? दोस्तों, अब सवाल आता है, पैसा कहाँ लगाएं? क्योंकि निवेश करना तो जरूरी है, लेकिन गलत जगह निवेश करना खतरनाक हो सकता है। किताब में 4 मुख्य निवेश साधनों के बारे में बताया गया है। पहला, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। यह सबसे सेफ ऑप्शन है, लेकिन रिटर्न कम है। यह इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अच्छा है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स। यह लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सबसे अच्छा साधन है। SIP करके आप 500 से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। औसतन 10-15% रिटर्न मिलता है। तीसरा, स्टॉक मार्केट। इसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर आपको कंपनी चुनने की समझ है तो यह सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो सीधे स्टॉक में कूदना खतरनाक हो सकता है। चौथा, रियल एस्टेट। जमीन जायदाद में निवेश लंबी अवधि में बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसमें बड़ा कैपिटल चाहिए और लिक्विडिटी कम होती है। किताब में एक थंब रूल दिया गया है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सारे पैसे एक ही जगह मत लगाइए। डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, कुछ FD में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ स्टॉक्स में और कुछ रियल एस्टेट में। यहाँ एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए आपके पास निवेश करने के लिए 10 लाख हैं। आप पूरा पैसा अगर सिर्फ FD में डाल देंगे तो 10 साल बाद आपके पास लगभग 17 लाख होंगे। लेकिन अगर वही पैसा आप 50% म्यूचुअल फंड, 30% स्टॉक्स और 20% FD में डालेंगे तो 10 साल बाद आपके पास 40 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। यही है सही निवेश का तरीका, बैलेंस और डाइवर्सिफिकेशन। स्टेप 7, कर्ज से छुटकारा। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली दुश्मन है कर्ज। किताब साफ कहती है, अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। सोचिए, अगर आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा EMI भरने में चला जाता है तो बचत और निवेश कैसे होगा? कर्ज यानी आपके पैरों में बंधी जंजीर। लेकिन कर्ज 2 तरह का होता है। पहला, गुड डेट, जो आपको पैसा कमाने में मदद करे, जैसे घर खरीदने के लिए लोन, एसेट बन रहा है, या बिजनेस लोन जिससे इनकम बढ़े। दूसरा, बैड डेट, जो सिर्फ खर्चे के लिए हो, जैसे क्रेडिट कार्ड से महंगे गिफ्ट खरीदना या पर्सनल लोन लेकर वेकेशन पर जाना। गुड डेट कभी कभी मदद कर सकता है, लेकिन बैड डेट हमेशा नुकसान करता है। किताब में एक फॉर्मूला दिया गया है, पहले बैड डेट खत्म करो, फिर निवेश करो। मान लीजिए आपके पास 50,000 की सैलरी है, 20,000 EMI में चला जाता है, 15,000 घर के खर्च में और 5,000 पर्सनल लोन में। अब बचा क्या? सिर्फ 10,000। लेकिन अगर आप कर्ज पहले चुका दें तो यही 35,000 आप निवेश में लगा सकते हैं। यहाँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, रीना और सीमा, दोनों की सैलरी 40,000 है।
रीना ने क्रेडिट कार्ड पर महंगे मोबाइल और कपड़े खरीदे। अब 10,000 ईएमआई हर महीने दे रही है। सीमा ने खर्च कंट्रोल किया और ईएमआई से बचा पैसा एसआईपी में डालना शुरू किया। 10 साल बाद रीना अभी भी ईएमआई भर रही है, जबकि सीमा करोड़पति बन चुकी है। याद रखिए, कर्ज लेने से पहले 2 बार सोचो और चुकाने से पहले चैन से मत बैठो। स्टेप 8, इंश्योरेंस। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए नहीं है, यह हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए भी है। किताब में साफ लिखा है, इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज प्रोटेक्शन। लोग अक्सर बीमा को निवेश समझ लेते हैं, जैसे एलआईसी पॉलिसी, एंडाउमेंट प्लान, यूएलआईपी, लेकिन असली बीमा का मकसद है सुरक्षा, न कि निवेश। बीमा 3 प्रकार के होते हैं। पहला, लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप कमाने वाले हैं और आप पर परिवार निर्भर है, तो लाइफ इंश्योरेंस अनिवार्य है। सबसे अच्छा लाइफ इंश्योरेंस है टर्म प्लान। इसमें प्रीमियम कम होता है और कवरेज ज्यादा। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, तो आपको कम से कम 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। अस्पताल का खर्च आजकल बहुत बढ़ गया है। एक साधारण ऑपरेशन में ही 2-3 लाख लग जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से आप इस बोझ से बच सकते हैं। परिवार के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान सबसे अच्छा होता है। तीसरा, जनरल इंश्योरेंस, जैसे वाहन बीमा, घर का बीमा, ट्रैवल इंश्योरेंस। ये सब आपको अचानक होने वाले फाइनेंशियल शॉक से बचाता है। जैसे मान लो कि रवि और मोहित दोनों आईटी कंपनी में काम करते थे। रवि ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जबकि मोहित ने नहीं। एक दिन अचानक मोहित को हार्ट अटैक आया और 4 लाख का खर्च आया। मोहित की सारी सेविंग्स खत्म हो गई और वह कर्ज में डूब गया। वहीं रवि का पूरा खर्च इंश्योरेंस कंपनी ने उठा लिया। फर्क कहाँ था? रवि ने सुरक्षा की ढाल पहन रखी थी। याद रखिए, इंश्योरेंस इज अ मस्ट हैव, नॉट ऑप्शनल। स्टेप 9, टैक्स प्लानिंग। दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसे विषय पर जिससे हर कोई परेशान रहता है, टैक्स। अक्सर लोग सोचते हैं टैक्स सरकार ले जाती है, हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन हकीकत यह है कि टैक्स बचाने के सही तरीके हैं। किताब कहती है, टैक्स बचाना भी एक तरह की कमाई है। अब सवाल है, टैक्स कैसे बचाए? भारत में इनकम टैक्स एक्ट के तहत कई सेक्शंस हैं जिनसे आप टैक्स बचा सकते हैं। सबसे आम है पहला, सेक्शन 80C। इसमें आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। इसमें आते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट। दूसरा, सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट। आप और आपके परिवार के लिए 25,000 तक और पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक। तीसरा, सेक्शन 24B होम लोन इंटरेस्ट पर छूट 2 लाख तक। चौथा, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें एक्स्ट्रा 50,000 तक की छूट मिलती है। एक उदाहरण, मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है। अगर आप कुछ नहीं करते तो आपको लगभग 1.2 लाख टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप 80C, 80D और एनपीएस का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपका टैक्स 40,000 तक आ सकता है, यानी 80,000 की बचत। लेकिन याद रखिए, टैक्स बचाना मतलब चीटिंग नहीं, यह आपका अधिकार है और सरकार ने ही ये रास्ते दिए हैं। किताब कहती है, बी टैक्स स्मार्ट, नॉट टैक्स इवेडर। स्टेप 10, रिटायरमेंट प्लानिंग। दोस्तों, जब हम जवान होते हैं तो रिटायरमेंट बहुत दूर लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय बहुत तेजी से निकल जाता है। आज आप 25 साल के हैं, देखते देखते 45 और फिर 60 हो जाएंगे। किताब में साफ कहा गया है, अगर आप रिटायरमेंट की तैयारी आज से नहीं करेंगे तो कल पछताना पड़ेगा। रिटायरमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि एक समय आएगा जब आपकी कमाई बंद हो जाएगी, लेकिन खर्चे चलते रहेंगे। मेडिकल खर्च बढ़ेंगे, महंगाई समय के साथ आपके पैसों की वैल्यू कम कर देगी। अब सवाल है, रिटायरमेंट के लिए आखिर कितने पैसों की जरूरत होगी? किताब में एक आसान फॉर्मूला दिया गया है। रिटायरमेंट कॉर्पस बराबर है करंट एक्सपेंसेस गुणा 12 गुणा 20। मान लीजिए आपके आज के महीने के खर्च 40,000 रुपए हैं, तो सालाना खर्च हुआ 40,000 गुणा 12,
ये हुआ 4,80,000 रुपये। अब इस रकम को 20 से गुणा कीजिए। 4,80,000 गुणा 20 बराबर 96 लाख रुपए। यानी आज की तारीख में आपके रिटायरमेंट के लिए 96 लाख रुपए चाहिए होंगे। लेकिन यह तो आज की वैल्यू है। असली चुनौती है महंगाई। अगर महंगाई औसतन 6% रहती है तो 25 साल बाद आपके वही महीने के खर्च, जो आज 40,000 रुपये हैं, बढ़कर लगभग 2 लाख रुपए महीने हो जाएंगे। यानी आपको रिटायरमेंट के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए होगा। अब सवाल है, इतना पैसा बनेगा कैसे? मान लीजिए आप 25 साल की उम्र से हर महीने 10,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं। अगर आपको 12% सालाना रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र तक आपके पास लगभग 3 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अगर आप 20,000 रुपये की SIP डालते हैं तो यही कॉर्पस लगभग 6 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। यानी जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे और जितनी बड़ी SIP करेंगे, उतना ही मजबूत आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बनेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए जरूरी है। छोटी शुरुआत भी लंबे समय में आपको एक सुरक्षित और बेफिक्र रिटायरमेंट दे सकती है। किताब का गोल्डन रूल: रिटायरमेंट की तैयारी हमेशा 30 साल पहले से शुरू करो। एक कहानी। राकेश और सुरेश दोनों 25 साल के थे। राकेश ने SIP शुरू की 5,000 महीने की। सुरेश ने कहा, अभी तो टाइम है, 35 की उम्र से शुरू करूंगा। 60 की उम्र तक राकेश के पास RMs 1.5 करोड़ थे, जबकि सुरेश के पास सिर्फ 40 लाख। फर्क कहाँ था? टाइम की पावर में। स्टेप 11: बच्चों की शिक्षा और भविष्य, सबसे बड़ा निवेश। दोस्तों, हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल, कॉलेज और करियर पाएं। लेकिन आजकल बच्चों की पढ़ाई सबसे महंगा खर्च बन चुका है। उदाहरण के लिए, एक MBA की फीस आज 20 लाख है। 15 साल बाद वही MBA 60-70 लाख का हो सकता है। विदेश में पढ़ाई का खर्च तो 1-2 करोड़ तक भी हो सकता है। तो सवाल है, कैसे तैयारी करें? किताब कहती है, बच्चों की शिक्षा भी एक तरह का लॉन्ग टर्म गोल है। इसके लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं। पहला, म्यूचुअल फंड SIP, इक्विटी फंड्स। अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं, 1-5 साल के, तो आपके पास 15-20 साल का टाइम है। इक्विटी SIP सबसे अच्छा विकल्प है। 5,000 महीने की SIP 15 साल में लगभग 30 लाख बन सकती है। दूसरा, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सेफ है और टैक्स फ्री है, लेकिन इसमें रिटर्न थोड़ा कम है। शॉर्टफॉल को इक्विटी SIP से पूरा करें। तीसरा, सुकन्या समृद्धि योजना, लड़कियों के लिए। बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए यह एक बेहतरीन योजना है। 7.6% ब्याज और टैक्स फ्री। एक कहानी। मनीष और पूजा दोनों का बेटा 5 साल का था। मनीष ने कहा, चलो हर महीने 10,000 SIP में डालते हैं। पूजा ने कहा, अभी तो बच्चा छोटा है, बाद में देखेंगे। 15 साल बाद मनीष के पास 50 लाख थे और पूजा को एजुकेशन लोन लेना पड़ा। सबक क्या है? बच्चों का भविष्य आज की प्लानिंग पर टिका है। स्टेप 12: मल्टीपल इनकम। सिर्फ एक इनकम पर मत रहो निर्भर। दोस्तों, ये किताब का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल स्टेप है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। किताब में साफ लिखा है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। क्यों जरूरी है? नौकरी कभी भी जा सकती है, बिजनेस कभी भी घाटे में जा सकता है। बीमारी या एक्सीडेंट आपकी प्राइमरी इनकम रोक सकती है। अगर आपके पास कई इनकम सोर्सेज हैं, तो कोई भी एक सोर्स बंद हो जाए तो भी बाकी आपके सहारे बने रहेंगे। अब सवाल, एक्स्ट्रा इनकम कहां से आएगी? पहला, इन्वेस्टमेंट से इनकम, SIP, FD, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट से रेगुलर इनकम। दूसरा, साइड हसल, पार्ट टाइम काम, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ट्यूटरिंग। तीसरा, पैसिव इनकम, बुक लिखना, ऑनलाइन कोर्स बनाना, ऐप बनाना। शुरू में मेहनत, बाद में सालों तक कमाई। चौथा, रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी लेकर किराए पर देना। कमर्शियल प्रॉपर्टी में तो और भी अच्छा रेंट मिलता है। एक रियल स्टोरी। अजय IT इंजीनियर था। उसने नौकरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग शुरू की और ई-बुक लिखी। 5 साल बाद उसकी फ्रीलांसिंग से महीने का 50,000 आने लगा। ई-बुक से रॉयल्टी भी आ रही थी। अब अगर नौकरी छूट भी जाए तो भी उसके पास बैकअप इनकम है। याद रखिए, एक इनकम पर डिपेंड रहना आज के जमाने में सबसे बड़ा रिस्क है। स्टेप 13: वेल्थ बिल्डिंग। असली अमीरी क्या है?
दोस्तों, अमीर बनने और वेल्थ क्रिएट करने में फर्क है। अमीर वो है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वेल्थ ही वो है जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। वेल्थ बिल्डिंग का मतलब सिर्फ इनकम बढ़ाना नहीं, बल्कि एसेट्स बनाना। एसेट्स क्या डैश वो चीजें जो आपके लिए पैसे कमाती हैं। लायबिलिटीज कैश वो चीजें जिन पर आपको खर्च करना पड़ता है। किताब का गोल्डन लाइन है, पुअर बाय लायबिलिटीज, रिच बाय एसेट्स। उदाहरण, कार एक लायबिलिटी है, पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस में पैसा जाता है। लेकिन वही कार अगर टैक्सी चल रही है और इनकम ला रही है तो एसेट है। वेल्थ बिल्डिंग के 3 प्रिंसिपल्स। पहला, सेव मोर, स्पेंड लेस। हर महीने कमाई का 30-40% बचाओ। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो, इनकम बढ़ने पर खर्च भी मत बढ़ाओ। दूसरा, इन्वेस्ट वाइजली। इक्विटी प्लस डेट प्लस रियल एस्टेट प्लस गोल्ड का बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को मिक्स करके प्लान बनाओ। तीसरा, री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट आता है उसे फिर से इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग तभी काम करेगा। एक कहानी, संदीप और अनीता दोनों दोस्तों की सैलरी 1 लाख थी। संदीप हर महीने 80,000 खर्च कर देता, 20,000 बचाता। अनीता हर महीने 50,000 खर्च करती, 50,000 बचाती और इन्वेस्ट करती। 10 साल बाद संदीप के पास 30 लाख थे, जबकि अनीता के पास 1.5 करोड़। फर्क कहाँ था? लाइफस्टाइल और हैबिट में। स्टेप 14, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं शेयर मार्केट जुआ है, लेकिन सच ये है कि अगर नॉलेज और डिसिप्लिन से किया जाए तो स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। किताब कहती है, स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग, इट इज अ टूल फॉर वेल्थ क्रिएशन। स्टॉक मार्केट क्यों जरूरी है? इन्फ्लेशन से तेज रिटर्न देता है, लॉन्ग टर्म में किसी भी एसेट क्लास से ज्यादा ग्रोथ करता है। कुछ बेसिक रूल्स। पहला, डायरेक्ट स्टॉक में बिना नॉलेज मत जाओ। बैलेंस शीट पढ़ना, कंपनी का फ्यूचर समझना जरूरी है, वरना लॉस पक्का है। दूसरा, म्यूचुअल फंड से शुरुआत करो। अगर खुद रिसर्च नहीं करना चाहते तो एसआईपी सबसे सही तरीका है। इक्विटी म्यूचुअल फंड से 12-15% रिटर्न मिल सकता है। तीसरा, मार्केट टाइमिंग मत करो। कब ऊपर जाएगा कब नीचे ये कोई नहीं जानता। रेगुलर एसआईपी से ही कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। एक एग्जाम्पल, अगर आप 20 साल के हैं और हर महीने सिर्फ 5,000 एसआईपी डालते हैं तो 40 साल बाद 60 की उम्र में आपके पास लगभग 5 करोड़ होंगे। स्टॉक मार्केट के 3 गोल्डन रूल्स, पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म माइंडसेट। एक कहानी, राकेश और मोहित दोनों ने 2008 में शेयर मार्केट में निवेश किया। मार्केट क्रैश हुआ और मोहित डर कर बाहर निकल गया, लेकिन राकेश ने एसआईपी चालू रखी। 10 साल बाद मोहित के पास 3 लाख ही थे, राकेश के पास 15 लाख। सबक क्या है? मार्केट गिरने पर पैनिक मत करो, वहीं पर असली प्रॉफिट छुपा है। स्टेप 15, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जमीन, जायदाद और भविष्य। दोस्तों, भारत में हमेशा से रियल एस्टेट को अमीरी का सिंबल माना जाता है, लेकिन किताब कहती है रियल एस्टेट सही तरीके से किया जाए तो गोल्ड माइन है, वरना बर्डन बन जाता है। रियल एस्टेट के फायदे, रेंटल इनकम आती है, प्रॉपर्टी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी है, लिक्विडिटी नहीं होती, तुरंत बेच नहीं सकते। रॉन्ग लोकेशन, डेड इन्वेस्टमेंट, मेंटेनेंस और लोन का बोझ। रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करें? पहला, लोकेशन देखें। जहां डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो, हाईवे, आईटी पार्क आ रहे हैं, वहां प्रॉपर्टी लीजिए। दूसरा, रेंटल यील्ड देखें। प्रॉपर्टी से कम 3-5% रेंट आना चाहिए, वरना इन्वेस्टमेंट डेड एसेट बन जाएगा। तीसरा, लोन का बोझ मत बढ़ाओ। ईएमआई आपकी इनकम का 30-40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल, अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और ईएमआई 40,000 है, रेंट आता है 20,000, मतलब हर महीने आपको 20,000 अपनी जेब से देना पड़ रहा है। लेकिन अगर लोकेशन सही चुनी तो 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की हो सकती है। उदाहरण, अमित और रोहन ने एक साथ प्रॉपर्टी खरीदी। अमित ने सेंट्रल सिटी में खरीदी, ईएमआई 35,000 और रेंट 25,000। रोहन ने दूर वाले एरिया में खरीदी, ईएमआई 30,000 और रेंट सिर्फ 8,000। 10 साल बाद अमित की प्रॉपर्टी 3 गुना हो गई, रोहन की प्रॉपर्टी वहीं की वहीं रही। सबक क्या है?
रियल एस्टेट पैसा नहीं, लोकेशन कमाती है। स्टेप 16, इंश्योरेंस प्लानिंग। सुरक्षा ही असली निवेश है। दोस्तों, बहुत से लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, लेकिन किताब साफ कहती है, इंश्योरेंस इज नॉट फॉर अर्निंग मनी, इट इज फॉर प्रोटेक्टिंग मनी। क्यों जरूरी है इंश्योरेंस? एक्सीडेंट, बीमारी या अचानक मौत, ये सब बिना वार्निंग आते हैं। अगर आप अकेले कमाने वाले हैं और अचानक कुछ हो जाए, तो आपके परिवार पर क्या बीतेगी? इंश्योरेंस आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इंश्योरेंस के 3 मेन टाइप्स। पहला, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, सबसे जरूरी इंश्योरेंस। अगर आपकी मौत हो जाए तो फैमिली को पैसा मिले। रूल, आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 15-20 गुना कवर होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 10 लाख सालाना है तो कम से कम 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल खर्च आज सबसे बड़ा खतरा है। एक ऑपरेशन का खर्च 2-3 लाख और बड़ी बीमारी में 10-20 लाख भी। हेल्थ पॉलिसी से ये खर्च इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तीसरा, जनरल इंश्योरेंस। कार, हाउस, बिजनेस, प्रॉपर्टी, व्हीकल और बिजनेस एसेट्स को भी सुरक्षा देनी चाहिए। एक एक्सीडेंट या नेचुरल डिजास्टर आपके सालों की मेहनत मिटा सकता है। एक कहानी, रवि और मोहन, दोनों दोस्तों की फैमिली थी। रवि ने 1 करोड़ का टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस लिया। मोहन ने कहा, इंश्योरेंस में पैसा क्यों डुबाऊं? ये तो वेस्ट है। कुछ साल बाद रवि की अचानक डेथ हो गई। फैमिली को इंश्योरेंस से 1 करोड़ मिला और वो सुरक्षित रहे, लेकिन मोहन को कैंसर हो गया और पूरा सेविंग्स इलाज में चला गया। सबक क्या है? इंश्योरेंस खर्च नहीं, लाइफ जैकेट है। स्टेप 17, एस्टेट प्लानिंग। अपनी दौलत का सही वारिस चुनें। दोस्तों, आपने मेहनत करके करोड़ों कमा लिए, लेकिन अगर आपके बाद वो दौलत गलत हाथों में चली गई तो सब बेकार है। इसीलिए किताब कहती है, वेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग का मतलब अपनी प्रॉपर्टी, एसेट्स और वेल्थ को सही तरीके से फ्यूचर जनरेशन को देना। क्यों जरूरी है? ताकि फैमिली में लड़ाई झगड़ा ना हो, टैक्स और लीगल इश्यूज से बचा जा सके, वेल्थ सही हाथों में पहुंचे। एस्टेट प्लानिंग के पहला टूल्स, वसीयत साफ लिख कर जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी। विल लीगल डॉक्यूमेंट है, कोर्ट में भी मान्य है। दूसरा, ट्रस्ट। अगर आप बहुत वेल्थी हैं तो फैमिली ट्रस्ट बना सकते हैं। इसमें आप रूल सेट कर सकते हैं कि पैसा कैसे और कब इस्तेमाल होगा। तीसरा, नॉमिनेशन। बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, सब में नॉमिनी सेट करें, वरना बाद में फैमिली को पैसा निकालने में दिक्कत होगी। जैसे सुशील जी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन विल नहीं लिखी। उनकी डेथ के बाद 2 बेटों और बेटी में झगड़ा हुआ, मामला कोर्ट तक चला और सालों तक प्रॉपर्टी फंसी रही। वहीं उनके दोस्त विनोद जी ने साफ विल लिख कर रखी थी। उनकी डेथ के बाद फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आई। सबक क्या है? एस्टेट प्लानिंग अमीरों का खेल नहीं, हर फैमिली के लिए जरूरी है। स्टेप 18, टैक्स प्लानिंग। कानूनी तरीके से टैक्स बचाओ। दोस्तों, इनकम टैक्स हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो टैक्स से डरते हैं या फिर इलीगल तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं। किताब में साफ लिखा है, डोंट इवेड टैक्स, प्लान टैक्स। टैक्स प्लानिंग का मतलब सरकार को सही और कानूनी तरीके से टैक्स देना, लेकिन साथ ही लीगल एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का फायदा लेना। टैक्स बचाने के तरीके। पहला, सेक्शन 80C, आप 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। इसमें आता है PPF, EPF, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन प्रिंसिपल। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस 80D। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक का डिडक्शन। तीसरा, होम लोन इंटरेस्ट 24B, 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट। चौथा, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 10 लाख है और आपने 80C, ACD और NPS के सारे बेनिफिट्स ले लिए, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से भी कम हो सकती है। अनिल और सुनील दोनों की सैलरी 12 लाख थी। अनिल ने टैक्स प्लानिंग नहीं की और 2.5 लाख टैक्स भर दिया। सुनील ने ELSS, PPF और NPS में इन्वेस्ट किया और उसका टैक्स सिर्फ 1 लाख रह गया।
मतलब सुनील ने 1.5 लाख बचाकर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में डाल दिए। सबक क्या है? टैक्स से भागो मत, टैक्स को स्मार्टली हैंडल करो। स्टेप 19, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अमीरी का असली राज। दोस्तों, अब तक हमने इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और टैक्स प्लानिंग सब सीख लिया, लेकिन एक सवाल है, इतने सारे स्टेप्स सीखने के बाद भी क्यों 90% लोग अमीर नहीं बन पाते? इसका जवाब है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी। किताब कहती है, नॉलेज गिव्स डायरेक्शन बट डिसिप्लिन गिव्स रिजल्ट्स। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना कंट्रोल के पैसा बह जाता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत शॉपिंग, पार्टी, लग्जरी आपको गरीब बनाता है। डिले ग्रेटिफिकेशन यानी सेविंग और इन्वेस्टिंग आपको अमीर बनाता है। डिसिप्लिन बनाने के 5 रूल्स। पहला, पे योरसेल्फ। फर्स्ट, हर महीने पहले इन्वेस्ट करो, फिर खर्च करो। मान लीजिए आपकी मासिक आय 50,000 रुपये हैं, तो जैसे ही सैलरी आपके खाते में आए, उसमें से 15,000 रुपये सबसे पहले SIP या निवेश के लिए निकाल दीजिए। बाकी 35,000 रुपये से आप अपने घर के खर्च और दूसरी ज़रूरतें पूरी कीजिए। इससे फायदा यह होगा कि आपका निवेश कभी रुकेगा नहीं और धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं बजट के एक आसान फॉर्मूले की। इसे कहते हैं 50-30-20 रूल। इसका मतलब है 50% आपकी आय का जरूरी खर्चों पर जाएगा, जैसे किराया, EMI, बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल और रोजमर्रा की जरूरतें। 30% आपकी आय का लाइफस्टाइल पर जाएगा, यानी मूवी देखना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना या शौक पूरे करना। और 20% आपकी आय का जाएगा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में। इससे होगा यह कि आप अपने खर्च और निवेश के बीच संतुलन बना पाएंगे। न तो आप सारा पैसा खर्च करेंगे और न ही पूरी तरह एंजॉयमेंट से वंचित रहेंगे। याद रखिए, पर्सनल फाइनेंस का असली राज यही है, बैलेंस बनाना और रेगुलर इन्वेस्टिंग करना। तीसरा, डेट फ्री रहो। क्रेडिट कार्ड, लोन और पर्सनल लोन से बचो। लोन लो तो सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, जैसे होम लोन। चौथा, इमरजेंसी फंड मेंटेन करो। कम से कम 6 महीने का खर्च बैंक या लिक्विड फंड में रखो। पांचवा, कंसिस्टेंसी रखो। SIP, इंश्योरेंस प्रीमियम और EMI कभी डिले मत करो। 1 साल में असर छोटा लगेगा, 10 साल में चमत्कार लगेगा। एक कहानी, नेहा और किरण दोनों की सैलरी 40,000 थी। नेहा हर महीने 10,000 SIP करती रही। किरण ने कहा, अभी एंजॉय करते हैं, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। 15 साल बाद नेहा करोड़पति थी। किरण अभी भी EMI और लोन में फंसी हुई थी। सबक क्या है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन शानदार फाइनेंशियल फ्रीडम। स्टेप 20, माइंडसेट शिफ्ट। अमीरों जैसा सोचना सीखो दोस्तों। किताब का आखिरी स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसा बनाने से पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। किताब कहती है, वेल्थ स्टार्ट्स इन द माइंड देन अपीयर्स इन द बैंक। गरीब और अमीर की सोच में फर्क। पहला, गरीब सोचता है पैसा कैसे खर्च करूं, अमीर सोचता है पैसा कैसे बढ़ाऊं। दूसरा, गरीब कहता है रिस्क मत लो, अमीर कहता है कैलकुलेटेड रिस्क लो। तीसरा, गरीब प्रॉब्लम देखता है, अमीर सॉल्यूशन ढूंढता है। चौथा, गरीब शॉर्ट टर्म सोचता है, अमीर लॉन्ग टर्म विजन रखता है। माइंडसेट बदलने के 3 रूल्स हैं। पहला, लर्न कंटिन्यूअसली। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ, हर साल कम से कम 2-3 फाइनेंस बुक्स पढ़ो। दूसरा, नेटवर्क विद स्मार्ट पीपल। जैसे लोग आपके आसपास होंगे वैसे ही आप सोचोगे। अमीर और पॉजिटिव लोगों के बीच रहो। तीसरा, बिलीव इन अबंडेंस। पैसे की कमी नहीं है, सोच की कमी है। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पैसा आकर्षित करोगे। एक कहानी, राहुल और अजय दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे। राहुल कहता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अजय कहता था, मैं पैसे कैसे लाऊं ये सोचता हूं। 10 साल बाद राहुल नौकरी में स्ट्रगल कर रहा था, अजय एंटरप्रेन्योर बन चुका था। सबक क्या है? रिच माइंडसेट से ही रिच लाइफ बनती है। किताब का असली संदेश है, पैसा कमाना कला है, लेकिन पैसा संभालना विज्ञान है। अगर आप दोनों सीख गए तो फाइनेंशियल फ्रीडम पक्का है। दोस्तों, ये थी किताब मास्टरिंग पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स 20 स्टेप्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की पूरी समरी। अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
आप वहां से क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए, वेल्थ क्रिएट कीजिए और फाइनेंशियली फ्री बनिए।